we were basically on the market segmentation. What is the meaning of market segmentation? It is a basis, or it is a basically activity or process of dividing the market or changing the heterogeneous market into the homogeneous market. इसका मतलब क्या हुआ कि देखो सब कस्टमर्स की जो नीड है वो क्या है, अलग अलग है, और हर कस्टमर की नीड के बेसिस पर हम हर एक कस्टमर के लिए प्रोडक्ट तो नहीं बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, कस्टमर को डिवाइड कर देंगे. क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कि चलो किस बेसिस पर डिवाइड करें, अगर ज्योग्राफिक एरिया पे डिवाइड कर रहे हैं तो बिहार के लोगों को ये चाहिए, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू मेक द प्रोडक्ट फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन बिहार, राइट. इफ द जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ये चाहिए तो हम उनके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे. So basically we are changing the heterogeneous, the diversification जो मार्केट में है उसको फिर हम homogeneous में कन्वर्ट करेंगे, उन सब की सिमिलर नीड को समझेंगे. पूरे कंट्री के लोगों की सिमिलर नीड की बात नहीं हो रही है, इट इज अबाउट द सेगमेंट के बेसिस पर हम उनके नीड को समझते हुए प्रोडक्ट को प्रोवाइड करेंगे. So that is a segmentation, that is a market segmentation. Now the question is that why segmentation is required? Because we are not able to provide or satisfy all the customers. हर एक कस्टमर को हम satisfy नहीं कर सकते हैं. In what case? हाँ बोलो. ये homogeneous का मतलब होता है when you are basically making a similar need. ठीक है, अब जैसे मान लो कि हर एक जो यूथ है उन सबको लिवाइस जीन्स चाहिए, so that is a similar need for everyone, jeans, right? Heterogeneous is something like one person want a trouser, one person want a capri, one person want a shorts. It is a heterogeneous. और आपके इंडिया में तो heterogeneity बहुत हाई है क्योंकि cultural diversification भी हाई है. आई बात समझ में, क्लियर हो गया. सो आपका जो रिक्वायरमेंट क्यों है इफेक्टिव सेगमेंटेशन का, सो इसका सबसे पहला रीजन ये है कि आपके सेगमेंटेशन से आप पोटेंशियल कस्टमर तक गुड्स को प्रोवाइड कर सकते हो. हर कस्टमर के लिए गुड्स तो नहीं बनाया जा सकता है, हर पर्सन को आप सेटिस्फाई भी नहीं कर सकते, हर एक पर्सन के लिए कैसे गुड्स बनाओगे. तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर मेकिंग द सेगमेंटेशन एंड वी आर चूजिंग द सेगमेंट. या तो हमने 2-3 सेगमेंट चूज कर लिया या तो हमने पूरा मार्केट चूज कर लिया, लेकिन मार्केट में भी हमने जैसे जेंडर के बेसिस पे चूज किया, मतलब फीमेल को चूज कर लिया या मेल के लिए स्पेशली प्रोडक्ट बनाने के लिए चूज कर लिया. So that is why the segmentation is required. For the first one is for determining or for determine whether the market is heterogeneous, or heterogeneous market के basis पर we need to do the market segmentation. Second जो है on the basis of the population and according to the common need, यानी जिसका जिसका common need है वैसे वैसे segment में डालते चले जाएंगे. ठीक है, टोटल मार्केट को समझने के लिए, टोटल मार्केट को जब आप डिवाइड नहीं करोगे तो कहीं पर भी कोई प्रोडक्ट सेल करोगे तो नहीं होगा ना सेल. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द टोटल मार्केट एंड फॉर मेकिंग द कंपैरिजन बिटवीन द सेगमेंट वी आर मेकिंग द मार्केट सेगमेंटेशन. हम लोग करते हैं कौन सा सेगमेंट में कितना बेनिफिट और प्रॉफिट है उसको भी हम कंपेयर करते हैं. ठीक है, अपॉर्चुनिटी कौन से सेगमेंट में ज्यादा है उस बेसिस पर वी आर डूइंग द सेगमेंटेशन. नेक्स्ट है आपका कि टारगेट सेगमेंट को कैसे इफेक्टिवली आप अचीव करें, इसीलिए भी हम लोग क्या करते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं. तो ये सब टॉपिक तो लास्ट क्लास मैंने करवा दिया था. ठीक है, हाउ सेगमेंटेशन हेल्प, अब सेगमेंटेशन कैसे हेल्प करता है वो अभी आगे इसमें है, सेगमेंटेशन के टाइप्स में भी बढ़ेंगे अभी हम लोग आगे. तो है हाउ सेगमेंटेशन हेल्प्स. अब सेगमेंटेशन कैसे काम करता है, सेगमेंटेशन जो है ना वो स्टडी करता है अनकवर नीड्स एंड वांट ऑफ द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर. ऐसे कंज्यूमर जिनकी नीड सेटिस्फाई नहीं हुई है, उन नीड को समझते हैं कौन, कंपनीज, मार्केटर, और डेवलप करते हैं उनके लिए सुटेबल प्रोडक्ट. क्या करते हैं, डेवलप सुटेबल प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और सर्विसेज देते हैं टू सेटिस्फाई देयर नीड. So how segmentations are helping the consumers? Because of the segmentation, marketers are doing the research work on the various segments, analyzing that what is the need of these people who are in a per segment, and after that making the goods according to that and then satisfying their need. समझ में आ गई बात. मार्केटर जो है वो किस तरीके से इसको सेगमेंटेशन को स्टडी करते हैं. सो दे आर डूइंग द रीडिजाइनिंग, repositioning or targeting the new market.
सो रीडिजाइनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई गुड्स ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंट है, हमने इनोवेशन किया, हमने चेंज किया, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में फिर से लॉन्च करते हैं, राइट? सो इट इज नोन एज रीडिजाइनिंग व्हेन यू आर चेंजिंग द पैकेजिंग स्टाइल ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज अ रीडिजाइनिंग। अब जैसे तुम लोग देखो लैपटॉप का ये सब तो हमेशा रीडिजाइन होता रहता है ना, नया मॉडल आता रहता है। रीपोजिशनिंग का मतलब है व्हेन यू आर यूजिंग द अगेन अ वेरी इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर। हाँ, आपका यहाँ पर जब आप रीडिजाइनिंग कर रहे हो तो आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो इंप्रूवमेंट में आपकी क्वालिटी भी आ जाएगी, पैकेजिंग भी आ जाएगी, ठीक है, प्रोडक्ट की डिजाइन भी बदल सकती है, चेंज हो सकती है। नेक्स्ट वन इज रीपोजिशनिंग। पोजिशनिंग का मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था, याद होगा। पोजिशनिंग का मतलब होता है इतना इफेक्टिवली एडवर्टीजमेंट कीजिए, इतना इफेक्टिवली अवेयर कीजिए कंज्यूमर को कि वो आपके प्रोडक्ट को रिटेन कर पाए, प्रोडक्ट के बारे में रिटेन कर पाए, कहां पर, ब्रेन में, दिमाग में। अब कंज्यूमर वही चीज लर्न करता है जो चीज थोड़ा यूनिक होता है, जैसे कि माउंटेन ड्यू का सबको टैगलाइन याद है ना, डर के आगे जीत है। तो वाई वी ऑल, हाँ, मैं हम लोगों को क्यों याद है ये, क्योंकि जो उन्होंने स्ट्रैटेजी यूज किया है, दैट मेक द पोजीशन इन आवर माइंड अबाउट द माउंटेन ड्यू। सो रीपोजिशनिंग करना यानी कि जब आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आते हो तो उसको वापस से रीपोजिशन करने के लिए यू आर यूजिंग द न्यू टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट मीडियम, है ना। अब और भी बेहतर करके कितना एडवर्टीजमेंट आता है, सुना है ना। टारगेट, और फिर नए मार्केट को टारगेट करने के लिए इन सब चीजों के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, फॉर सेगमेंटेशन वी आर स्टडिंग फॉर डूइंग द सेगमेंटेशन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन रीडिजाइनिंग, रीपोजिशनिंग एंड टारगेटिंग द न्यू सेगमेंट। इसके लिए हम क्या करते हैं, सेगमेंटेशन की पढ़ाई करते हैं, समझते हैं सेगमेंटेशन को। समझ में आया। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल सुनिए। The heavy user adult market has been targeted for the Johnson baby shampoo. For sensitive skins, Dove has come with the variant. अब यहाँ पर देखिए सबका नीड अलग अलग है। हेवी यूजर जो है, अब आपका जो मतलब जो एडल्ट मार्केट है यानी कि यूथ का जो मार्केट है, दे आर द हेवी यूजर एंड दे आर बीन टारगेटेड फॉर द जॉनसन बेबी शैम्पू। ये पता नहीं इन्होंने ये वर्ड लाइन क्यों यूज किया है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, होगा। बट बेसिकली ऐसा मार्केट जिसमें हमने टारगेट किसको किया है, मतलब फॉर इन्फेंट जॉनसन बेबी शैम्पू इज टारगेटेड whom, infant. If we are talking about the Dove, whom they targeted those people who want a better skin, right? If we are talking about the Dettol, whom they targeted, the person who want hygiene and germs free जो रहना चाहते हैं, right? If we are talking about the Neem, for protecting the skin, है ना। तो हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग मार्केट है कि नहीं, अलग अलग बेनिफिट्स है, और जो भी उस बेनिफिट को ग्रैब करना चाहते हैं वो उसके क्या हुए, कंज्यूमर हुए। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, समझ में आया कि ऊपर से गया, ओके। नेक्स्ट वन इज सेगमेंटेशन। हमें और भी चीजों में हेल्प करता है टू अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ मीडिया और प्रमोशनल एक्टिविटी वी कैन यूज। अगर सेगमेंटेशन में हमने एरिया ज्योग्राफी के हिसाब से सेगमेंटेशन किया और अब हमें रूरल एरिया में प्रोडक्ट सेल करना है, तो हमारा प्रमोशनल जो तरीका होगा, प्रमोशन करने का जो तरीका होगा, दैट विल बी टोटली चेंज एज कंपैरिजन टू द अर्बन मार्केट। कैसे, अर्बन मार्केट में इंटरनेट बेस्ड एडवर्टीजमेंट करते हो ना, इंटरनेट जो भी यूज करते हैं एडवर्टीजमेंट देखते हैं। अब रूरल एरियाज में ठीक है, जो एजुकेटेड है और जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं या फिर जो कंप्यूटर या लैपटॉप यूजर्स हैं, दे कैन सी द थिंग, एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। लेकिन वैसे लोग जिनके पास इनमें से कोई भी रिसोर्स नहीं है, उनके लिए एडवर्टीजमेंट का क्या तरीका होगा, न्यूज़पेपर में देखेंगे या टीवी में देखेंगे, या तो वॉल पेंटिंग हो रखेगा वो देखेंगे, वैन के थ्रू जो अनाउंसमेंट होता है उसके थ्रू वो जानेंगे। तो सेगमेंटेशन हमें इस चीज में भी हेल्प करता है कि हमें कैसा प्रमोशन करना चाहिए और किस बेसिस पे करना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल में देख ले एप्पल का प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, देखो उनका कौन कंज्यूमर है, उनका प्रीमियम कंज्यूमर जो है वो उनके पोटेंशियल कस्टमर है। कौन कंज्यूमर है, प्रीमियम कंज्यूमर, जिनकी अफोर्डेबिलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई है। क्या है, हाई है। अब मिडिल क्लास फैमिली, देयर प्रायोरिटी इज नेवर टू परचेज द एप्पल फोन,
ट्रू. सो ऑल द टाइम खरीदता है, लेकिन बिल्कुल न्यू मॉडल और एट द न्यूअर प्राइस, एट द हायर प्राइस यू विल नेवर परचेज, नो वन विल परचेज, राइट. बट वी आर परचेजिंग द आउटडेटेड मॉडल विच इज बेसिकली आउट ऑफ द मार्केट. अब वो मार्केट से बाहर जाने वाला है. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे आर सेलिंग इट एट लो कॉस्ट. बट जो आपके अपडेटेड रहते हैं वो हमेशा नया मॉडल खरीदते हैं, और वो वही खरीदेंगे जो इनोवेटर्स होते हैं, जो फटाक से जो पैसा लगा सकते हैं 1.5 लाख रुपए नए मॉडल को खरीदते. आई बात समझ में? हम लोग नहीं खरीद सकते ना, तो प्रीमियम ही कंज्यूमर है उसके. हाँ हाँ, क्या लगा दिया? हाँ अच्छा, पैसा नहीं लगा, नहीं हो सकता. अच्छा तो आप, हाँ तो देखो प्रीमियम प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स भी तो प्रीमियम कंज्यूमर्स ही होंगे ना. प्रीमियम प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स प्रीमियम कंज्यूमर्स. तो आप देखिएगा जब भी वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, सो दे आर ऑलवेज शोइंग द सोफिस्टिकेटेड एडवर्टीजमेंट, एकदम कैमरा को लेकर के, हर एक एंगल को लेकर. इट इज वेरी अट्रैक्टिव. वी कैन नॉट कंपेयर इट विद द कन्वीनियंस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट. सही बात है. सो आप किसको टारगेट कर रहे हो? मैगी ने टारगेट किया बच्चों को, तो दे आर ऑलवेज यूजिंग, बच्चे चिल्ड्रन यूज करते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए. सही बात है. क्लियर है? ये समझ में आया? सो for whom you are selling the product, who are the consumer, so on basis of that you are going to choose the medium of advertisement as well. समझ में आ गया? This point is clear? चलिए next one basis for segmentation. यही वाला तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वही है, basis for segmentation. मार्केट जो है आपका, इसमें ज्योग्राफिक लिखिए, ये बहुत जरूरी है, लिखिए सब लोग. बेसिस फॉर सेगमेंटेशन, राइट एवरीवन? Basis for segmentation. Basis for segmentation. अब जो segmentation है वो क्या है? Segmentation variable is the characteristics of individual. यानी segmentation हम individual के characteristics पे करते हैं, ग्रुप पे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर करते हैं, टोटल मार्केट को एक तरीके से डिवाइड करते हैं. ठीक है. अब हमारा जो सेगमेंटेशन है वो किस बेसिस पर होना चाहिए? तो इसका पहला है जियोग्राफिक. लिखे, लिख लिया? ठीक है. हाँ, जियोग्राफिक जो वेरिएबल है दे फोकसेस ऑन होम कस्टमर्स आर लोकेटेड, यानी कस्टमर का कहाँ लोकेशन है, कस्टमर कहाँ पर लोकेटेड है. सेकेंड, डेमोग्राफिक वेरिएबल किसके ऊपर फोकस करता है कि हु द टारगेट कस्टमर आर. टारगेट कस्टमर आखिर कौन है? इनकम क्या है टारगेट कस्टमर का, जेंडर क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एज क्या है. सो दैट इज डेमोग्राफिक. दैट इज डेमोग्राफिक. Psychographic is related with the lifestyle and values. What is the lifestyle of people? Like the people who want to wear the formal clothes, they will always going to prefer the Park Avenue, right? Because Park Avenue are making the formal clothes. ठीक है? So it is related with the lifestyle and values. ठीक है? Next one is behavioristic variable. Behavioristic variable का मतलब होता है कि what kind of behavior customers have. Like when you will provide them offer, तुरंत से आपका फुटफॉल्स और नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज हो जाएगा. सही बात है. if there is a occasion of marriage or occasion of festivals, कुछ भी अगर आपका है तो उस समय क्लोथ्स वगैरह का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा. सही बात है. सो कोई भी ये जो चीज है बिहेवियरिस्टिक है, इट इज रिलेटेड विद द परचेजिंग पैटर्न ऑफ द पर्सन, यानी पर्सन किस तरीके से प्रोडक्ट को खरीदता है. जैसे कि जो बिग बिलियन डे है आपका फ्लिपकार्ट का, इट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस बिहेवियरिस्टिक बेस. व्हाई? बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अ वेरी हाई डिस्काउंट एंड ऑफर्स so that the number of customers are increased for purchasing it. तो परचेजिंग पैटर्न आपका क्या हो जाता है, बदल जाता है कि नहीं? ज्यादा ऑफर मिलेगा तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा. तो ये जो चारों बेसिस है इसको एक एक करके देखते हैं कि, सॉरी एक मिनट रुकिएगा जरा. लेट्स स्टार्ट विद इट. सो ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन में लिखिए सबसे पहले ज्योग्राफिक वेरिएबल्स लिख लीजिए. क्या क्या होंगे ज्योग्राफिक वेरिएबल्स, फिर डेमोग्राफिक वेरिएबल करेंगे, फिर साइकोग्राफिक एंड देन बिहेवियरिस्टिक वेरिएबल. सो ये चारों थोड़ा थोड़ा समझ आया. ज्योग्राफिक एरिया, डेमोग्राफिक कंज्यूमर टाइप लाइक पॉपुलेशन, इनकम, स्टेटस, आपका एज,
सब कुछ आपके डेमोग्राफिक में आएगा। साइकोग्राफिक में आपका लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, वैल्यू, ठीक है। बिहेवियरिस्टिक में आपका कस्टमर बिहेवियर और परचेजिंग पैटर्न ऑफ परचेजिंग द प्रोडक्ट। परचेजिंग पैटर्न समझते हो, जैसे 1000 रुपए मैंने दिया, 1000 रुपीज दिया, आदित्य को दिया 1000 और दिया भास्कर को 1000 रुपीज मान लो, तो आप जो खरीदोगे जरूरी नहीं कि ये भी वही खरीदेगा 1000 रुपए का, है ना। सो परचेजिंग पैटर्न विल बी वैरी बिकॉज द प्रायोरिटी विल बी वैरी। आपके लिए कुछ और जरूरी है तो आप वो खरीदोगे, आपके लिए कुछ और जरूरी है आप वो खरीदोगे, राइट। सो यहाँ पर बिहेवियरिस्टिक में आपका आ जाएगा परचेजिंग पैटर्न। क्लियर हो गया, ठीक है। और चेंजेस इन द कंज्यूमर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेरिएबल, जैसे ऑफर मिलेगा बिहेवियर बदलेगा, ऑफर हट जाएगा प्राइस हाई हो जाएगा, बिहेवियर निगेटिव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफिक वेरिएबल में लिखिए रीजन, किस किस, अब ज्योग्राफिक में कौन कौन चीजें आएंगी, रीजन, अर्बन, रूरल, रीजन, अर्बन, रूरल, रूरल RURAL, रूरल, सिटी साइज यानी शहर का एरिया, सिटी साइज, टेरेन, अच्छा टेरेन का मतलब क्या होता है, माउंटेन एरिया है, फिर कोस्टल एरिया है, प्लेन एरिया है, ये आ जाएगा पर टेरेन, ठीक है। TERRAIN, ट्रेन मत लिख देना, टेरेन, ठीक है। नेक्स्ट में आएगा नेशन, स्टेट, क्लाइमेट। अच्छा ज्योग्राफिक में क्लाइमेट भी इसलिए आएगा क्योंकि हर जगह का एरिया, अगर आप इंडिया का भी लीजिएगा तो क्लाइमेट इज डिफरेंट, साउथ में अलग है, आपका एक्सट्रीम नॉर्थ में अलग है, और ईस्ट और वेस्ट में अलग है, ठीक है। तो क्लाइमेट इज ऑल्सो वन ऑफ द आपके एरिया में आएगा। और मार्केट डेंसिटी इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन दैट एरिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बिहार में अगर मार्केट डेंसिटी, अगर आपका डोमिनोज की बात करें तो सबसे हाई पटना में है ना, व्हाई, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबिलिटी एंड बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर्स, राइट। तो मार्केट डेंसिटी यानी कि कितना सारा मार्केट, मतलब मार्केट जो है आपको कितना डेंस है, कितने लोग आपके कस्टमर है, जितना ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर आपके मार्केट में है उतना ज्यादा मार्केट डेंस है, समझ में आ गया। So market density is also comes under the geographic variable. अर्बन भी तो, अर्बन रूरल, तो अर्बन रूरल दोनों तो लिखा है। नेक्स्ट आएगा डेमोग्राफिक, नेक्स्ट है डेमोग्राफिक वेरिएबल, नेक्स्ट वन इज डेमोग्राफिक वेरिएबल। तो डेमोग्राफिक वेरिएबल में क्या होगा आपका, जेंडर, जैसे जो कॉस्मेटिक्स आइटम है मेजॉरिटी दे आर द जेंडर बेस्ड, फीमेल के लिए, राइट। सम ऑफ द आइटम्स को छोड़ करके, जैसे अभी कुछ आयुर्वेदिक और नेचुरल आइटम्स है, दे आर आल्सो टारगेटिंग द मेल, राइट। एंड फेयर एंड हैंडसम, दैट इज स्पेशली फॉर द मेल्स, राइट। सो जेंडर, सेकेंड वन इज एज बहुत बड़ा फैक्टर है आपके प्रोडक्ट को चूज करने में। आप नोटिस कीजिएगा कि जो ओल्ड एज पीपल हैं दे वांट लेस कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, सही बात है। उनको तुम ये दे दो स्मार्टफोन, दे आर नॉट एबल टू ऑपरेट, वेरी लेस पीपल आर एबल टू ऑपरेट इट, राइट। एंड यूथ की बात करें सो दे आर द फास्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्टर, वो सबसे पहले टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। आज भी अगर आप टेस्ट की बात करोगे तो ओल्ड पीपल जो है वो आज भी प्रेफर करेंगे आपका स्कूटी, सही बात है कि नहीं। बट यूथ जो है दे विल प्रेफर बाइक या स्पोर्ट्स बाइक, है ना। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। सो एज इज अ वन ऑफ द फैक्टर लाइक whom you are targeting, ठीक है। हॉर्लिक्स में जैसे इन्होंने सबको टारगेट किया, जैसे आप देखिए दे टारगेटेड विमेन, तो विमेन हॉर्लिक्स है, मदर हॉर्लिक्स है, जूनियर हॉर्लिक्स है, और एक इनका जनरल हॉर्लिक्स भी है विच एवरीवन कैन कंज्यूम। तो जनरल हॉर्लिक्स जो है ना ये अनडिफरेंशिएटेड मार्केट के बेसिस पर है। अनडिफरेंशिएटेड मार्केट मतलब सब कोई यूज कर सकता है, हाँ चले, हाँ ठीक है। रेस RACE, रेस मतलब कलर, ऑन दैट बेसिस दे आर से।
Religion, according to religion the priority is changed because their culture is changed, right? Culture अलग अलग है सब religion का. Like Christian में आज भी जो शादी होती है तो the bride is wearing a white gown, but in Hindus white gown they cannot wear in their marriage ceremony, right? सही बात है. And ये clear हो गया. Next one is social class. Social class. See, what is the meaning of social class? Apple phone is basically, बिल्कुल, Apple phone can be come under this sector. That they basically focused on high status people. So status जो है, it is totally based on the income. किस चीज पे based है? Income पे based है. आपका जितना इनकम हाई होगा आपकी स्टेटस उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. सोशल क्लास का मतलब होता है इनकम के बेसिस पर जो आपका स्टेटस इनकम के बेसिस पर ही होता है. नेक्स्ट वन इज फैमिली साइज. फैमिली साइज के बेसिस पर आपका परचेजिंग पैटर्न भी वैरी करता है. द पीपल हु आर लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली दे विल ऑलवेज परचेज द आइटम जो कि लो क्वांटिटी या लेस क्वांटिटी का होता है. और जिनकी बहुत बड़ी फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, उनके लिए सर्फ भी 5 किलो वाला वो खरीदते हैं. तो परचेजिंग पैटर्न वैरी कर रहा है यहाँ पर है. तो आपका फैमिली साइज भी मैटर करता है. ऑक्यूपेशन, आप कौन सी जॉब करते हैं. अब जैसे कोई पर्सन ब्लू कॉलर जॉब करता है तो ब्लू कॉलर जॉब यानी कि वर्कर्स जो आपके मेसन्स और ये सब होते हैं ना, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते हैं, वो ब्लू कॉलर जॉब होता है. व्हाइट कॉलर जॉब प्रोफेशनल्स हु आर डूइंग सर्विस, राइट. नेक्स्ट है आपका फैमिली लाइफ साइकिल, income and education. Income and education. Family life cycle, income and education. Next one is psychographic. Psychographic variable. Psychographic variable. इसमें आपका आएगा पर्सनालिटी एट्रीब्यूट. पर्सनालिटी एट्रीब्यूट. अच्छा, पर्सनालिटी एट्रीब्यूट का मतलब कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. How the person is carrying himself or herself, that is basically determining the personality. The person who will always wear the formal clothes, his personality is what? कैसा होगा उनका personality? Smart, है ना? The women who is always wearing the formal dress, smart, ठीक है? So आपका personality कैसा है? The person who is always going to the gym, उसकी पर्सनालिटी थोड़ी डिफरेंट आपको नजर आएगी. उसके चॉइस भी अलग होंगे प्रोडक्ट्स के लिए. जो पर्सन जिम जाता है ना, वो नॉर्मल बाइक से नहीं जाएगा, वो रॉयल एनफील्ड से जाएगा. सही बात है. सो दैट कम्स अंडर द साइकोग्राफिक वेरिएबल. आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल. ठीक है, एट्रीब्यूट है ना, बिल्कुल. नेक्स्ट वन इज मोटिव्स. नेक्स्ट वन इज मोटिव्स. लाइफस्टाइल, थोड़ा मुंह बंद करके पढ़ो, ठीक है. सुन लिया मैंने जो तुमने बोला. मोटिव्स, लाइफस्टाइल. अच्छा, लाइफस्टाइल का मतलब समझते हो कि व्हाट, हाउ यू आर लिविंग योर लाइफ. लाइक सम पर्सन कैन नॉट एबल टू वियर द लोकल क्लोथ्स, दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल. सम पीपल कैन नॉट लिव विदाउट द ब्लूटूथ ईयरफोन, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लाइफस्टाइल. ठीक है, आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हो और आपके लिए क्या क्या चीज प्रायोरिटाइज है. ठीक है, आपके लिए रेस्टोरेंट में जाकर खाना बेटर है कंपैरेटिवली घर पे खाने से. तो दैट इज योर लाइफस्टाइल. हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन व्हाट. सम पीपल आर स्पेंडिंग ऑल द टाइम ऑन इंटरनेट, दैट इज देयर लाइफस्टाइल. ठीक है. नेक्स्ट वन इज बिहेवियरिस्टिक वेरिएबल. बिहेवियरिस्टिक वेरिएबल में लिखिए यूसेज वॉल्यूम. USAGE, यूसेज वॉल्यूम. यूसेज वॉल्यूम. यूसेज वॉल्यूम. अच्छा, इसका मतलब क्या मैं बताती हूँ. जैसे कि मान लो सैनिटाइजर का एग्जांपल लेते हैं. सैनिटाइजर आपके कोविड से पहले भी आता था, डिटॉल का, है ना. उसका यूटिलाइजेशन मैं भी अगर करती थी तो जो डिटॉल इंडिया में आया उसका जो सैनिटाइजर है, थोड़ा शांत रहो एक मिनट के लिए, उसका यूटिलाइजेशन हम लोग रिक्वायरमेंट पर करते थे. किस चीज पे करते थे? रिक्वायरमेंट है, जैसे कहीं बाहर ट्रैवल करें, जरूरत है तो सैनिटाइजर यूज कर लिया. लेकिन आफ्टर कोविड इट बिकम द एसेंशियल कमोडिटी. सही बात है. अब उसका यूटिलाइजेशन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? इंक्रीज हुआ. तो रिपीट परचेस करेंगे कि नहीं?
ऑब्वियसली करेंगे। सो आपका बिहेवियरिस्टिक वेरिएबल में यूजेस वॉल्यूम, आप किस प्रोडक्ट को कितना यूज करते हो, ठीक है। यानी एग्जाम्पल में सम पीपल आर लाइक दैट, दे आर नॉट एबल टू यूज द मोबाइल फोन मोर देन 6 months, बट सम पीपल हु आर यूजिंग द फोन फॉर 6 years। सही बात है। सो व्हाट इज द यूजेस वॉल्यूम, ठीक है। और उस प्रोडक्ट को कितनी बार यूज कर सकते हैं। कन्वीनियंस प्रोडक्ट का जो होता है ना, परचेज ज्यादा, रिपीट परचेज ज्यादा है, इसीलिए एडवर्टीजमेंट भी ज्यादा है इसका। चलिए नेक्स्ट है ओकेजन। अब कुछ लोग होते हैं ना ओकेजनली प्रोडक्ट को खरीदते हैं, घर में शादी है तो ही लहंगा खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे, ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ओकेजन के बेसिस पर कुछ लोग अपने घर में कपड़े न्यू तब खरीदते जब कोई होली है, दिवाली है या कोई फेस्टिवल है, ठीक है। एंड यूज, आपके प्रोडक्ट का फाइनल जो यूज क्या है, एंड यूज के बेसिस पर बेनिफिट, बेनिफिट कितना बेनिफिट लेना आपका। कुछ लोगों का देखो रेशनल लोग होते हैं, रेशनल का मतलब क्या होता है, मुझे इस बॉटल में बेनिफिट नजर नहीं आ रहा, मैं नहीं खरीदूंगी। समझ में आई बात, कुछ हिंट मिला। दे विल परचेज द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, जितना ज्यादा यूटिलिटी उतना ज्यादा उस प्रोडक्ट को वो खरीदेंगे। यूटिलिटी नहीं है, काम नजर नहीं आएगा, प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। नेक्स्ट है ब्रांड लॉयलिटी। ब्रांड लॉयलिटी, ब्रांड लॉयलिटी का मतलब क्या हुआ, ये सब बिहेवियरिस्टिक है क्योंकि कंज्यूमर रिलेटेड है। ब्रांड लॉयलिटी का मतलब ये हुआ कि द पर्सन हु इज गोइंग टू स्टिक विद द ब्रांड, इफ द पर्सन इज ईटिंग आशीर्वाद आटा, दैट पर्सन इज गोइंग टू ईट आशीर्वाद आटा ऑल द टाइम। either there are multiple companies who are basically providing the packaged आटा। आई बात समझ में। तो ब्रांड स्टिक का मतलब क्या होता है, when you are not going to prefer the other brands but you are basically stick to a same brand for the long time। जब भी आप खरीद रहे हो तो सेम खरीद रहे हो। जैसे बजाज का फैन है, अब मेरे घर पे तो जब भी फैन खरीदाता है बजाज का खरीदाता है, दैट इज अ ब्रांड लॉयलिटी। समझ में आया। मोबाइल में भी है, एप्पल खरीदे तो एप्पल ही खरीदेंगे, रेडमी खरीदे तो रेडमी ही खरीदेंगे, एमआई खरीदे तो एमआई ही खरीदेंगे। सही बात है कि नहीं, है ना। अब ये क्यों होता है, ब्रांड लॉयलिटी कैसे होता है, ट्रस्ट कैसे बनता है, सेटिस्फैक्शन से ब्रांड लॉयलिटी आता है। ये बच्चे ने पढ़ा है मार्केटिंग पहले, इसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा होगा। चलिए सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन, ऑलवेज रिमेंबर। मैं अगर कोई भी, अगर आप एग्जांपल ले लो, इफ आई एम यूजिंग OnePlus फोन, व्हाट शुड बी माय एक्सपेक्टेशन, क्या होना चाहिए मेरा एक्सपेक्टेशन। इफ आई एम यूजिंग द OnePlus, मेरा एक्सपेक्टेशन इस मोबाइल को लेकर क्या होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी, कैमरा बेटर होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, गारंटी, हाँ बैटरी बैकअप वगैरह सब बता दिया मैंने, है ना। ये चाहिए ना मुझे, इसमें स्पेस और स्टोरेज बेटर होना चाहिए, मोबाइल हैंग नहीं करना, ये सारी चीजें हैं। यानी कि जो ऑपरेट करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। सही बात है। हाँ, अगर ये एक्सपेक्टेशन मेरा पूरा फुलफिल हो गया तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर ये फुलफिल नहीं हुआ तो अगली बार कोई और मोबाइल खरीदेंगे। समझ में आया। हाँ समझ में आ गया ना। हाँ सब कुछ आ जाएगा आपकी, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं। तो ब्रांड लॉयलिटी क्यों है, बिकॉज आपको ब्रांड से आप सेटिस्फाइड हो, वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग यू आर गेटिंग, सो दैट इज द रीजन वी आर स्टिक विद द ब्रांड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्राइस सेंसिटिविटी। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस सेंसिटिविटी, ये सब पॉइंट समझ में आ रहा है सबको। प्राइस सेंसिटिविटी क्या होता है, लेट मी टेल यू। जैसे कि देखो, प्राइस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने प्राइस इंक्रीज किया, कंज्यूमर का डिमांड डिक्रीज हो गई, इंक्रीज डिक्रीज। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ा होगा, डिमांड एंड प्राइस का सेम सिचुएशन है। कंज्यूमर्स जो होते हैं दे आर वेरी प्राइस सेंसिटिव। इफ आई एम गेटिंग दिस बॉटल, इफ आई एम परचेजिंग इट राइट नाउ, आई एम गेटिंग इट फॉर 100 एंड इफ आई एम परचेजिंग इट फॉर, मतलब मुझे अगर ये 50 रुपए में मिलेगा ना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा 50 रुपए में खरीदना। कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि सस्ता से सस्ता प्रोडक्ट उनको ज्यादा बेहतर अगर मिल जाए तो वो ज्यादा खुश होते हैं। जैसे कुछ कंडीशन, जैसे आपके प्रीमियम कंज्यूमर के कंडीशन में इट इज नॉट अप्लाइड, बट अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर प्राइस सेंसिटिव। एक्सेप्शनल केसेस तो हर जगह है, ठीक है। वो मैम इसी में दे दिया है तो
प्रीमियम क्वालिटी वाला पिक्चर में बता रही थी ये प्राइस लेकर के। प्राइस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जो पर्सन के बिहेवियर में चेंज आए प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने से। Change in the behavior and change in the purchasing pattern on the basis of change in the price of the products and services. That is known as price sensitive या price sensitivity. समझ में आया कि प्राइस के चेंज होने से आपके परचेजिंग में भी चेंज आने लगा, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइस सेंसिटिविटी। जैसे कि वो कंज्यूमर जो हमेशा हर प्रोडक्ट डिस्काउंट में और लो कॉस्ट में लेना चाहते हैं, वो कभी भी ओरिजिनल कॉस्ट में प्रोडक्ट को खरीदना नहीं चाहेंगे, और उनका जो रिपीट परचेज का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, वो ओकेजनली प्रोडक्ट को परचेज करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो ये चारों वेरिएबल समझ में आ गया आपका, जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरिस्टिक। समझ में आया? अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन की तरफ। व्हाट इज जियोग्राफिक सेगमेंटेशन? Geographic segmentation जो है, it basically focuses on dividing the market on the basis of geographic unit, जैसे कि रीजन के बेस पर, पटना रीजन में आता है, नेशन कंट्री के बेस पर, स्टेट राज्य के बेस पे। कितना स्टेट है इंडिया में? 28 और कितना यूटी है? 9 यूटी है। ठीक है, 9 नहीं 8 है, 8 दोनों एक साथ हो गया मर्ज, तो अब 7 हो गया होगा। पहले 8 था, अब क्योंकि आपका जम्मू एंड कश्मीर 2 यूटी में कन्वर्ट हो गया ना, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए आपका जो कस्टमर लोकेटेड है डिफरेंट प्लेस पर, उनकी डिमांड अलग है। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन चेरापूंजी के पास है, तो उसका क्या डिमांड होगा, कैसा डिमांड होगा? उनको अगर स्लीपर की मैं बात करूं तो उनको चाहिए वो वाटर प्रूफ स्लीपर। वाई? बिकॉज बारिश बहुत ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू एरिया, रीजन एंड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक सिचुएशन द डिमांड ऑफ द पीपल वैरीज, राइट? तो यहाँ पर जो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर हम एग्जाम्पल में देखिए तो जीप जो है सबसे ज्यादा कहाँ सेल होता है पता है? रूरल एरिया में, अर्बन एरियाज में। जीप जो बोलेरो और ये सब, थार नहीं, बोलेरो वगैरह जो है सबसे ज्यादा वो रूरल एरियाज में सेल होता है। व्हाई? बिकॉज द पॉपुलेशन इज हाई एंड द पीपल ऑलवेज वांट टू गो एनीवेयर इन ग्रुप। सो सबसे ज्यादा जीप कहाँ सेल होता है? आपके रूरल एरियाज में। ठीक है, और अगर हम एग्जाम्पल में देखें और भी चीजें देख लो, जैसे अगर आप रेनकोट्स देख लो, तो रेनकोट या फिर प्लास्टिक स्लीपर्स जो है सबसे ज्यादा कहाँ सेल होगा? आपके हेवी रेन वाले एरियाज में। हाँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, तो वो बिहार में नहीं हो सकता, महाराष्ट्र में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भी मानसून आता है। हाँ, यहाँ सीजनल है, वहाँ 24। हाँ, तो उधर भी आएगा। आपकी चेरापूंजी जो है वो कहाँ, किसके नियर बाई है? मेघालय के आसपास है वो। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के पास। तो ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन जो है वो किस चीज के लिए होता है? ताकि हम एरिया के बेसिस पर कंज्यूमर के नीड को समझे और फिर उनको सिमिलर गुड्स प्रोवाइड करें। यानी सबको क्या दे रहे हैं हम लोग? रेनकोट। वहां सब लोग रेनकोट परचेज करेगा, सही बात है। नेक्स्ट है आपका जियो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। अच्छा, यहाँ पर 2 टर्म यूज हो रहा है, जियोग्राफिक भी और डेमोग्राफिक भी, मतलब दोनों सेगमेंटेशन को मिक्स करके जब कोई सेगमेंट यूज कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सेगमेंटेशन हैं जहां पर हम जियोग्राफिक भी देखते हैं और डेमोग्राफिक भी देखते हैं। ठीक है, यहां पर हम 2 तरीके के वेरिएबल या बेसिस को यूज कर रहे हैं। कौन कौन है? जियोग्राफी एंड डेमोग्राफिक। अब एग्जाम्पल में देखिए, जियोग्राफिक डेगमेंट लिख लो, इसको थोड़ा सा लिख लो। जियोग्राफिक में लिखा है कुछ? लिख लो थोड़ा, जियोग्राफिक में भी लिख लो और उसके बाद फिर जियो डेमोग्राफिक में भी लिख लो। Geographic segmentation focusing on dividing the market into geographical unit। अब geographical unit तो पता है ना, geographic जो unit है पता है, अर्बन, रूरल, नेशन, स्टेट, ये सब पता है। आगे लिखिए, कस्टमर who are located in different
customers who are located in different geographic areas, customers who are located in different geographic areas vary in terms of climate, terrain, natural resources, population density, vary in terms of climate, terrain, natural resources, population density, culture, etc. etc. यानी कि जितने अलग अलग जगह पे आपका ज्योग्राफी होगा उस बेसिस पर आपका क्लाइमेट बदलेगा, टेरेन अलग होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी अलग होगा। सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन कौन से स्टेट में इंडिया में? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, सेकंड में उत्तर प्रदेश है, थर्ड में बिहार है। आई बात समझ में? कौन सा पॉपुलेशन? डेंसिटी। नंबर ऑफ पॉपुलेशन सही बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ एरिया डेंसिटी का मतलब कितना पास पास लोग रहते हैं। तो बिहार में डेंस है वो, तो बिहार में डेंसिटी हाई है, लेकिन नंबर ऑफ पॉपुलेशन हाई महाराष्ट्र में है, सेकंड आपका उत्तर प्रदेश में है और थर्ड आपका बिहार में। आई बात समझ में? हैदराबाद नहीं, अभी हैदराबाद का भी नंबर होगा, मुझे जहां तक पता बता दिया, अभी मेरे से पूरा ज्योग्राफी मत पढ़ो। चलिए नेक्स्ट वन इज, जो मैंने आपको बता दिया कि जो जीप है वो सबसे ज्यादा कहाँ सेल होता है? अच्छा, सबसे ज्यादा एमएनसी, सबसे ज्यादा शॉपिंग मॉल्स कहाँ पर है? अर्बन में होगा शॉपिंग मॉल सबसे ज्यादा, लार्जर सिटीज में, स्मॉल सिटीज में तो नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ज्योग्राफिक जो सेगमेंटेशन है ये कंज्यूमर और ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट दोनों के लिए यूज होता है, वेयर कस्टमर्स आर नॉट विलिंग टू ट्रैवल फार टू एक्वायर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ज्योग्राफिक के बेसिस पर जब हम गुड्स प्रोवाइड करते हैं। जियो डेमोग्राफिक में लिखो, जियो डेमोग्राफिक इसमें लिख लो। मेनी सेगमेंटेशन अप्रोचेस इन्वॉल्व बोथ geographic and demographic descriptors, both geographic and demographic descriptor। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे सेगमेंटेशन है जिसमें आप ज्योग्राफी को भी इंक्लूड कर रहे हो और डेमोग्राफी को भी इंक्लूड कर रहे हो। बिहार में हाई इनकम वाले लोगों को बेसिकली टारगेट करना बाय मेकिंग अ सोफिस्टिकेटेड हाई रेंज क्लब। यहां पर दोनों एरिया यूज, दोनों चीजें यूज हो रही है, डेमोग्राफिक इन टर्म्स ऑफ इनकम, जियोग्राफिक इन टर्म्स ऑफ एरिया। आई बात समझ में? ये जो अप्रोच होता है, ये जो दोनों अप्रोच है, इज बेस्ड ऑन प्रीमाइस दैट पीपल हु लिव क्लोज टू वन अनदर आर लाइकली टू हैव अ सिमिलर इकोनॉमिक स्टेटस, taste, preferences, lifestyle and consumption. What is the meaning of that? Let me tell you that if a person is living in a boring road area, in a posh area, everyone's economic status is somehow similar. Similar होगा कि नहीं? Somehow similar होगा। posh area में सब लोग rich होंगे लगभग, middle class family वाला एरियाज होगा वहां सब लोग का लगभग middle class family टाइप होगा, है ना? slums होंगे तो सारे poor होंगे, है ना? तो ये जो इस टाइप का जो हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन को यूज करते हैं, जियो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन को, ये बताता है कि जो भी लोग एक दूसरे के आसपास रहते हैं उनका सिमिलर टाइप का नीड होता है। क्या होता है? सिमिलर टाइप का नीड इन केस ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस, यानी पैसे के मामले में, टेस्ट के मामले में, प्रेफरेंसेस के मामले में, लाइफस्टाइल के मामले में और कंजप्शन बिहेवियर के मामले में। ठीक है, जियो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जो है ये क्यों यूज होता है? इट इज यूजफुल इन मार्केटर टू कैपेबल ऑफ आइसोलेटिंग इट प्रोस्पेक्ट्स विथ सिमिलर पर्सनालिटी, गोल एंड इंटरेस्ट। मतलब जब हम एक ही एरिया में कुछ लोगों को एक जैसा मानना शुरू कर देते हैं बाय आइसोलेटिंग इट विद द अदर एरिया टू अंडरस्टैंडिंग दैट दे हैव अ सिमिलर गोल। जा रहा है वो यहाँ के ऊपर जा रहा है? नहीं जा रहा है। सो ऐसे केस में हम जियो डेमोग्राफिक यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आएगा। सम रिटेलर हु प्रपोज टू ओपन न्यू स्टोर,
कुछ रिटेलर क्या चाहते हैं, न्यू स्टोर ओपन करना, interesting in knowing the something about the people who live within a defined area who they aim to attract. अब यहाँ पर एक एरिया में ओपन किया गया, बोरिंग रोड एरिया के बेसिस पर हो गया, ज्योग्राफी। अब यहाँ के हमने पॉश लोगों को टारगेट किया क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टार्ट और वी आर गोइंग टू मेक अ स्टार्ट और ओपन अ न्यू रिटेल स्टोर ऑफ द ब्रांडेड आइटम्स। आई बात समझ में? तो हमने क्या किया, दो चीजें यूज किया, यहाँ के लोगों को जानने की कोशिश की। तो लोगों को जानना इज समथिंग कम्स अंडर द डेमोग्राफी, income, status, culture, and within a area we started it, because of that it is called as a geography. समझ में आया? मैम इसमें एक ही पीपल के लिए किया जाता है कि सबकी सोसाइटी? It is basically for the geodemographic होता है, ये आप एरिया में कर रहे हो अगर शुरू, तो आप उस एरिया के सब लोगों को कवर करोगे जो कि उस प्रोडक्ट को लेने के लिए अफोर्ड कर सकता है, पोटेंशियल कस्टमर। ठीक है, तो यानी कि आप वहां के लोगों को जानने की कोशिश करोगे ना, बोरिंग रोड में दुकान खोल रहे हैं, आसपास कैसे लोग रहते हैं जानने की कोशिश करोगे, फिर देखोगे कि यहाँ पे पॉश या फिर अमीर और रिच लोग ज्यादा हैं, तो आप उस हिसाब से कोशिश करोगे बड़ा सा ब्रांडेड और सोफिस्टिकेटेड टाइप का कोई स्टोर खोले। तुम लोग कभी बोरिंग रोड जाते हो, देखते हो वहां पर डिजाइनर क्लोथ्स वगैरह के ज्यादा स्टोर मिलते हैं, क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबिलिटी रेट इज हाई, स्टूडेंट एरिया है, अफोर्डेबिलिटी एरिया है, अफोर्डेबिलिटी रेट हाई है लोगों का। समझ में आई बात? दैट इज द रीजन। Next one is demographic segmentation. We are going to complete it in the next class, Yes, or you ma'am. want to complete it today? Next class. Okay. So we are going to complete it in the next class. Just wait for a second.